हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का 10वीं का जो मॉडल पेपर जारी हुआ उसमें सोशल साइंस में जो नागरिक है यानी कि राजनीति शास्त्र उसका डिटेल में सभी सब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट सॉल्व में क्या क्या आंसर होगा। आंसर इस तरह से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए सोशल साइंस में रटा नहीं जाता है मेरे दोस्त, समझ जाइएगा। तो इसको बना बना के भी आप बड़ा करके लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कि ये सवाल अगर दिया है 3 नंबर में तो 3 ही नंबर इसमें आएगा, हो सकता है यही सवाल 5 नंबर में आ जाए। ठीक है, 5 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखिएगा, रटिएगा तो समझ जाइए। आपको इसको 3 नंबर में लिखना तो छोटा करके लिखिएगा, 5 नंबर में लिखना होगा तो बड़ा करके लिखिएगा। इससे पहले बता दें जितने सारे मॉडल पेपर है सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड हो गया है, तो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। बस आप लोग के लिए सब रेडी है, बनाया है, बस जाके आप आराम से तैयारी कीजिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एकदम जुनून के साथ पढ़िए। और मेरे तरफ से तो आप जितना सारा वीडियो होगा मैं अपलोड करूंगा एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी आप लोग का हेल्प किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा तो प्लीज़ दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप लोग जो राजनीति शास्त्र में पहला सवाल था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण, तो देखिए विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है। विकेंद्री मतलब कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता कोई एक हाथों में ना रहकर उसे अलग अलग हाथों में बांट दिया जाता है, उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं अगर आम भाषा में बात करें तो देखिए क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। मान लीजिए सत्ता का शासन सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा, मतलब मान लीजिए केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, बाकी जो स्थानीय सरकार है, जो राज्य सरकार है या जो पंचायत स्तर पर सरकार है, उन लोगों को कोई हक नहीं मिलता है। ठीक है, उन लोगों को नहीं मिलता है कुछ अपना मन से कुछ करने का, तो ये विकेंद्रीकरण नहीं होगा। विकेंद्रीकरण मतलब क्या, हर एक स्तर पर आप लोग को हक दिया जाता है, आप लोग को ये अधिकार दिया जाता है कि आप लोग अपने अनुसार कुछ काम करें, समाज की भलाई के लिए कुछ काम करें। ठीक है, तो ये लिखा है कि सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित करना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब क्या, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां स्थानीय सरकार मतलब पंचायत स्तर पर जो सरकार होता है, ये सारे को अधिकार दिया जाता है। ठीक है, शक्तियां लेकर इन लोगों को शक्ति दी जाती है, तो इसे कहता है विकेंद्रीकरण। मतलब इसका मेन मुख्य अगर बात कहें तो सत्ता एक हाथों में न रहकर विभिन्न हाथों में दिया जाता है। मतलब देखिए अब पंचायत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो सरकार होगा वही तो हम लोग बात सुनेगा। हम लोग सीधे मुख्यमंत्री को कहने थोड़े नहीं जाएंगे या फिर सीधे प्रधानमंत्री को कहने थोड़े नहीं जाएंगे। मतलब स्थानीय तौर पर जो हम लोग का विधायक है, जो हम लोग का मुखिया है, जो पार्षद है, उन्हीं लोगों से हम बात कहेंगे, अपना समस्या कहेंगे और वो लोग हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है और इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इस तरह का जो सत्ता का बंटवारा होता है इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं बना के। देखिए नेक्स्ट सवाल, सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूह में संघर्ष के अवसर कम होते हैं। अगर देश का कोई बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाहे तो इससे न केवल उन समूह के बल्कि देश में भी तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सत्ता का युक्तिपरक साझेदारी क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी से देश, सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, सत्ता में सभी का हाथ हो, सत्ता के बंटवारा में जो सभी का आम लोगों को भी हाथ हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग को सत्ता का अधिकार दे दिया गया, तो शासन हो रहा है तो एक ही वर्ग पर उसे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। अलग अलग सामाजिक समूह में संघर्ष का अवसर कम होता है। ठीक है, अगर देश का कोई बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाहे तो इससे क्या, इससे तनाव बढ़ेगा, रोष बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या आगे कि हो जाता है, इसीलिए सत्ता में सभी की भागीदारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो यही है युक्तिपरक कारक। अगला सवाल देखिए, पूछा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करें। देखिए दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी लोकतंत्र नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। बोला लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की क्या क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करें। मतलब अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको विस्तार अपना बढ़ाने के लिए और क्या क्या सामने दिक्कतें आती है उसको बताने बोला। तो देखिए क्या क्या दिक्कतें आती है। दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी लोकतंत्र नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश ऐसा है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। समझ सकते हैं, विश्व में तो मान लीजिए एक ही धर्म के लोग रहते हैं या 2 धर्म के लोग, हमारे यहाँ कितने धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर भी सब मेल भावना से यहाँ रहते हैं। और इतना बड़े देश को चलाना लोकतांत्रिक के आधार पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, भारत में लोकतंत्र का इतना बड़ा स्वरूप होने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं, क्या, जिनसे पार पाना भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। क्या क्या चुनौतियां देखिए,
तभी लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मतलब लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसको हम तभी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख 2 चुनौतियों के बारे में बात करें हैं तो देखिए 2 चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहला राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण, देखिए ध्यान से सुनिए, पता चल जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमी यह है कि जनप्रतिनिधियों का अपराधीकरण होता जा रहा है। जनप्रतिनिधि मतलब क्या, जो चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए पूरा समझ में आएगा। जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उतनी ही जल्दी संसद में चुनाव जीतकर पहुंच जाता है। अगर अपराधी लोग जनप्रतिनिधि बनकर जाएंगे तो वहां भी अपने आपराधिक कामों से बाज नहीं आने वाले, उनसे किसी अच्छाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब सोचिए, जितना बड़ा अपराधी होगा अपने पैसे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, ठीक है, पैसा खिला रही है इसको उसको जनता को, अब इसके आधार पर वो क्या, इससे चुनाव जीतकर फिर वो संसद में पहुंच जाते हैं, फिर अपना मनमर्जी करने लगता है। ठीक है, तो वे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति की लोग ही हैं वो लोग हमारी भलाई के लिए क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती है कि राजनीति का अपराधीकरण हो जाए। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसा नेता के नाम तो आपको जवानी याद होगा कि कई मर्डर करके वो नेता बना है। ठीक है, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए कितना कुछ चेक किया था, पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, उसके बाद आपका बैकग्राउंड फिर चेक करेगा कि इस पर कोई पुलिस केस तो नहीं है। लेकिन जो एक देश चला रहा है, जो एक कोई देश पर उसका शासन शक्ति है उसके पास कि वो देश को चलाएगा, उसका छवि कैसा ये देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चुनौती यही है लोकतंत्र सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी पर आपराधिक मामले हो तो उसे चुनाव लड़ने न दिया जाए, 1-2 सालों के नहीं बल्कि जीवन भर। ये बहुत बड़ा चुनौती है। देख कौन कौन इससे सहमत है कमेंट करके जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट की देखिए क्या है एक चुनौती कि नेताओं का स्वार्थीपन, और ये भी बहुत बड़ा है। नेताएं क्या करते हैं, बस चुनाव जीतते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, भूल जाते हैं और अपना स्वार्थीपन हो जाता है। वो स्वार्थी तो होता ही है वो लोग कि अब अपना जेब भरेंगे, ठीक है, गाड़ी खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, अपना जो रिश्तेदार होगा उसको नौकरी पर लगा देंगे और जनता जाए भाड़ में। ठीक, तो नेताओं का स्वार्थीपन, भारतीय लोकतंत्र में नेताओं की छवि ऐसी स्वार्थी बनकर रह गई है जो केवल अपने हितों के बारे में सोचती है। नेताओं को केवल अपनी और अपनी पार्टी की चिंता रहती है। नेता लोग बड़े बड़े वादे करके जनता का विश्वास जीतकर संसद में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही सब भूल जाते हैं और अपना और अपनी पार्टी का विकास करने में लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा शब्द यूज किया गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। वहां जाकर सब भूल जाते, तो नेताओं को स्वार्थीपन, स्वार्थी मतलब क्या, अपने बारे में सोचना, जनता के बारे में ना सोचना। भैया जनता के लिए आप चुनाव जीत कर गए हैं तो जनता के बारे में सोचिए ना। तो ये सारा चीज़ यहाँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी चुनौती है, मतलब स्वार्थीपन भी चुनौती था। ठीक है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है। देखिए सामाजिक विविधता मतलब क्या, समाज में जो भिन्नता है, विविधता मतलब भिन्नता कह सकते हैं, उसको संभालता है और उनके बीच सामंजस्य तालमेल बैठाता है। कैसे, देखिए जहाँ सामाजिक विविधता होगी वहाँ टकराव होना स्वाभाविक को पता है। जहाँ सामाजिक विविधता होगी, मतलब एक दूसरा दो धर्म के लोग हैं तो वहाँ टकराव हो सकता है, चांसेस रहता है। अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है। हर एक समाज में कई प्रकार की विविधताएं होती है। कैसे कैसे विविधताएं, कैसे कैसे भिन्नताएं होती है, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति आदि के आधार पर अलग अलग धर्मों के लोग रह सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग रह सकते हैं, अलग अलग लिंगों के लोग में भी होता है, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग संस्कृति, कोई इस संस्कृति को मानता है, कोई उस संस्कृति को मानता है। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र दोस्तों कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी को समान अधिकार प्रदान करता है तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसीलिए तो लोकतंत्र है कि सभी को समान अधिकार मिलता है, इसी का नाम तो लोकतंत्र है। ठीक है, इस प्रकार लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। किसी भी अहम फैसले को लेते वक्त समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। कोई फैसला लिया जा रहा है, ठीक है, तो किसी खास वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि हाँ इसमें सभी वर्गों का भलाई तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक वर्ग का भलाई हो रहा है तो दूसरा का नुकसान हो जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, और क्या है, इस तरह के लोकतंत्र सामाजिक विविधता को संभालता है और इस तरह से लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, कि सभी को बराबर का अधिकार देता है, किसी के बीच भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद भी लोकतंत्र क्या करता है, सबके बीच सामंजस्य बैठा के इसको संभालता है। ठीक, अलग अलग सामाजिक विविधता होने के बाद भी इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा, इसमें उसको संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दे। चलिए आपको सुझाव देना है, तो देखिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं हम लोग। राजनीतिक दल के बेहतर ढंग से काम करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। क्या क्या सुझाव देखिए यहाँ पे कुछ आंसर हो सकता है, बड़ा हो छोटा हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अपने अनुसार, ठीक है, एग्जाम में आप लोग को मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ जगह छोड़ दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप रट के जाएंगे 4 लाइन तो 4 लाइन लिख पाइएगा, लेकिन समझ जाइएगा ना दोस्त, तो जितना आपको दिया है लाइन उतना लाइन भर सकते हैं।
ठीक। तो इसलिए समझिए, आप मान लीजिए कोई सवाल 5 नंबर का पढ़ के चले गए कि उसमें 5 नंबर है, अब मान लीजिए वही वाला सवाल आपको 2 नंबर में दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो उसको बना बना के आप समझ जाइएगा ना, तो उसको लिख सकते हैं। इसलिए समझिए, रटिए नहीं। सोशल साइंस रटना नहीं होता है दोस्त, मैं बार बार कहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो स्किप करेगा समझेगा नहीं, फिर दिक्कत हो सकता है। और मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से, तो समझ जाइए। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ तो सुझाव देखिए क्या क्या है। राजनीतिक दल के बेहतर ढंग से काम करने के लिए सुझाव निम्नलिखित है। क्या क्या देखिए, चुनाव जीतने के बाद कुछ नेता पैसे अथवा मंत्री पद के लालच में दल बदल लेते हैं, जिसको दल बदलू कहते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी अपना दल बदल ना सके। बहुत बड़ा और बहुत ये क्या अच्छा सुझाव है। तो आप लोग देखे होंगे, चुनाव कोई जीतता है और जीतने के बाद कोई दूसरा पार्टी में चला जाता है, ठीक है। उसको लोभ देता है कि आओ मेरे पार्टी में आ जाओ, तुमको नेता बना देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे। और ये तो है ही चापलूस। मंत्री बनने के लिए आया ही, ये जनता की सेवा करने थोड़े आया है, पैसा कमाने आया है। तो चल गया और जाके बोलेगा उस पार्टी में ऐसा हो रहा था, उस पार्टी में जनता की भलाई नहीं हो रहा था। अरे तुम अपनी भलाई के लिए दूसरा पार्टी में जा रहा है, वो नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण ये है, और इसको सुधारना होगा कि आप चुनाव जीतने के बाद दल नहीं बदल सकते। अगर बदलना है तो पहले बदल लीजिए, ठीक है। चुनाव जीतने के बाद कोई दल ना बदले, ऐसा कानून बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपदा तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने का एक शपथ पत्र है। अब देखिए, प्रत्येक जो चुनाव लड़ता है वो देश का शासन चलाएगा, वो जनता पर शासन करेगा, जनता को अपना राह दिखाएगा, ठीक है, जनता के लिए काम करेगा। तो उस पर अगर आपराधिक मामले होंगे तो वो क्या काम करेगा, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, आपराधिक काम ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक को ये शपथनामा देना चाहिए कि हाँ मैंने ये अपराध किया है या नहीं, जो अपराध किया है उसको हटाओ, जो अपराध नहीं है, जो साफ सुथरा वाले छवि है, उनको चुनाव में लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार शपथ पत्र देना चाहिए कि कौन कौन आपराधिक मामले हैं, कौन कौन नहीं, ठीक। प्रत्येक दल को अपने संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए तथा दल के उच्च पदों के लिए हमेशा चुनाव होने रहने चाहिए, ठीक है, होते रहने चाहिए। प्रत्येक दल को क्या अपने संविधान के अनुसार, ठीक है, अपने दल का जो संविधान, अपने दल का जो रूल है, ठीक है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और दल के उच्च पदों के लिए हमेशा चुनाव होते चाहिए। देखिए, दल का कोई उच्च पद एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहना चाहिए, फिर खराब होता है। उसमें चुनाव होना चाहिए, जो अच्छा कर रहा है उसको दल का उच्च पद देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दलों को एक तिहाई स्थान महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए। इस प्रकार दलों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके। मतलब महिलाओं की भी आप इसमें भागीदारी करनी चाहिए, ताकि महिला भी अपने कुछ बात कह सके और महिलाओं के लिए कुछ कर सके, ठीक है, और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए। और अगला पॉइंट देखिए क्या है कि राज्य को ही चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मान लीजिए कई सारी बिजनेस कंपनी, कई सारी कंपनियां, कई सारे बड़े घराने लोग, कई सारे गुंडे पैसे दे देते हैं, ठीक है। और चुनाव जीतने के बाद उन लोगों पर दबाव होता है चुनाव दल पर कि उन लोगों ने पैसा दिया था, वो जो कहेगा वो काम करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, बिजनेसमैन है, वो पैसा दे दिया चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी को, वो पार्टी जीत के आ गई सत्ता में, ठीक। अब ये जो बोलेगा उसको इसका बात मानना पड़ेगा, भैया पहले सब पैसा खा के रखे हैं, अब तो ना करने से नहीं होगा ना। अब मान लीजिए अपने हित के लिए कुछ खराब काम भी करवा लेगा, तो क्या करना चाहिए कि राज्य को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए, राज्य को ही देना चाहिए, ठीक है। चुनाव के खर्च पूरे करने के लिए राज्य द्वारा पैसा देना चाहिए। इससे राजनीतिक दल किसी दबाव में नहीं रहेंगे, किसी और से पैसे नहीं लेंगे तो कोई दबाव में नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करिए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान से देखिए। बुरा संघीय और एकात्मक, तो देखिए सबसे पहले संघीय और एकात्मक स्वरूपों में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या, संघीय सरकार बोलिए, स्वरूप बोलिए, ठीक है। इसमें सरकार 2 स्तर में होती है। क्या क्या स्तर, एक केंद्र सरकार होता है और एक राज्य सरकार होता है। इसमें संघीय सरकार में सरकार 2 स्तरों में होती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां होती है और कुछ शक्तियां किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास। यह बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। और ये कौन सा देश, बड़े देशों के लिए। मान लीजिए कोई छोटा सा देश है, छोटा सा, तो उसमें अलग अलग राज्य क्या बटेगा भैया, भारत का कोई एक राज्य के बराबर कोई एक देश है, तो उसमें आपको अलग अलग शक्ति की क्या जरूरत है, एक ही सरकार हो जाएगा, उससे कम चल जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग गांव में अलग अलग राज्य बांट देगा नहीं ना, तो इसलिए बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, ठीक। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। इसमें केंद्र सरकार क्या कहता है, राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, देता ही है। इसमें संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान का होना इसमें बहुत जरूरी है, क्या आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पर काम थोपा जाता है राज्य सरकारों को, ठीक। देखिए उसके बाद एकात्मक सरकार में क्या है, इसमें उसी का उल्टा आप लोग ऐसे लिखिएगा ना, देखिए यहाँ पर वैसे हम लिखा नहीं, इसलिए संघीय सरकार लिखिएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर संघीय सरकार और इधर लिखिएगा एकात्मक सरकार, ठीक है। इधर लिखिएगा एकात्मक सरकार और यहाँ पे 1 नंबर यहाँ, तो यहाँ 1 नंबर, फिर यहाँ 2 नंबर, तो यहाँ 2 नंबर, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ देखिए एकात्मक सरकार नीचे लिख दिया हूँ, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा।
ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ठीक उसका उल्टा मैंने किया है। इससे में केंद्र सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। इसमें केंद्र सरकार राज्यों को विशेष आदेश नहीं दे सकती है। इसमें संविधान का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब अगर राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो उसमें संविधान का उतना आवश्यक नहीं होगा, तो चलेगा, लेकिन उतना कोई आवश्यक नहीं कि होना ही चाहिए। उदाहरण पूछा तो देखिए, कई देशों जैसे भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील इत्यादि में संघीय प्रकार की सरकार, आपको पता है भारत में राज्य भी है, केंद्र भी है, ठीक है। परंतु कई देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि में एकात्मक सरकार है। इन देशों में एक ही सरकार है, ठीक। तो दोस्तों ये हो गई बात, ओके। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग का राजनीति शास्त्र यानी कि नागरिक का यानी कि सिविक्स का सारा सब्जेक्टिव सवाल का सॉल्यूशन खत्म होता है। सभी का आंसर हो गया पक्का। बस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझना जरूरी है दोस्त, रटना नहीं। तो समझ जाइए आप लोग, कैसे भी का सवाल दो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो इससे पहले सारा सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, जितना सारा सेट 1, 2, 3 है, 4 का भी अब लगभग खत्म हो चुका है, खाली अर्थशास्त्र का बचा है, अपलोड कर देंगे, और मैथ का 2 सेक्शन बचा है। तो चलिए दोस्तों, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्त, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।